टू माई चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन। तो इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी में प्रेजेंट एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन का, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगर आउटसाइड से कोई इन्वेडर यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंट्री करती है तो ये जो सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन फॉरेन बॉडीज़ से। और ये फॉरेन बॉडीज़ या फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। अब हम बात करेंगे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं? तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स नेचुरल या फिर सिंथेटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्यूनोस्टिमुलेंट और दूसरा होता है इम्यून सप्रेसेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इम्यून स्टिमुलेशन के बारे में देखते हैं। तो इम्यून स्टिमुलेशन तो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इम्यून यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट इम्यूनिटी है की बात हो रही है, और स्टिमुलेशन मतलब उसको एक्टिवेट करना, उसको और ज़्यादा एक्टिव बना देना। तो इम्यूनो स्टिमुलेशन जो है बेसिकली क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी स्टिमुलेट हो जाती है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आपकी सिंथेटिक कोई ड्रग हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो सोर्सेस जो कि हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, उन्हें हम इम्यूनो स्टिमुलेंट कहते हैं। और ये स्टिमुलेशन जो इम्यून सिस्टम का होता है वो हो सकता है आपका तो बॉडी के जो रेजिस्टेंस है किसी पार्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, उनके अगेंस्ट बॉडी को रेजिस्ट कर दिया जाए। मतलब अगर वो इन्फेक्शन होता भी है तो बॉडी जो है उससे कैपेबल हो जाए फाइट करने के लिए, या उससे बॉडी पे कोई अफेक्ट ना हो। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें बेसल लेवल जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। दूसरा, या तो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी जो होती है न्यूट्रोफिल्स की, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। जो साइटोटॉक्सिक सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसको स्टिमुलेट किया जाए, या फिर जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनकी इनगल्फमेंट, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है, उसकी इस कैपेसिटी को इन्हांस कर दिया जाए। या तो फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की जो सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, और साइटोकाइनिन्स के भी जो सिंथेसिस होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, खास करके इन्फेक्शियस डिसीज़ में। तो इस तरह से हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इम्यून स्टिमुलेशन जो है वो या तो स्पेसिफिक हो सकता है या फिर नॉन स्पेसिफिक हो सकता है। स्पेसिफिक यानी कि पार्टिकुलर, तो इसमें जो है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी जो है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो पार्टिकुलर एक एंटीजन पे ही वो स्टिमुलेट होगा, और नॉन स्पेसिफिक लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी एंटीजन है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अदर एंटीजन्स के लिए भी वो प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट जो कि अवेलेबल है, पहला हो गया ड्रग्स, जैसे कि लेवामिसोल, थैलिमाइड, इम्यूनोसाइनिन, बिटासिन। ये सब जो है वो ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेज को इंड्यूस करते हैं किसी भी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन के केसेस में। मतलब बॉडी किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया हो या फिर इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया हो, तो उस केस में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि पर्सन के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा सके और वो इन्फेक्शन या फिर किसी भी डिसीज से फाइट कर सके। सेकेंड है आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकेन्स और ट्री हेलोज। ग्लूकेन्स जो है वो होस्ट रेजिस्टेंस को इन्हांस करता है किसी भी माइक्रोबियल पैथोजेंस के लिए। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर डेवलप करता है ग्लूकेन्स। ट्री हेलोज जो है वो आपको एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और साथ ही वो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। थर्ड है आपके नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे कि एलोवेरा, गार्लिक। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्सीन्स हो गए बीसीजी के या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। और अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल देखें तो कोरोना वायरस के केस में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रोवाइड की गई है, बॉडी को वैक्सीनेट किया गया है पर्सन्स के, तो वो किससे फाइट करेगी? तो कोरोना से फाइट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइनिन, जैसे चिटोसिन और कुछ एडजुवेंट्स होते हैं वैक्सीन्स में, वो आपको इम्यून सिस्टम को पर्सन के स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स जो है वो बेसिकली
बेसिकली क्रोनिक इन्फेक्शन के केसेस में यूज़ होता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या कैंसर जैसे डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट, तो सप्रेसेंट क्या होता है, का मतलब क्या होता है, सप्रेस करना। तो ऐसे एजेंट जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं वो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना होती है या प्रोसेस जिसमें कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा हो किसी भी पार्टिकुलर एंटीजन के लिए, तो इसे हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन जो है वो हो सकता है आपका किसी डिसीज़ की वजह से जो कि डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जैसे HIV या फिर लिम्फोमा हो गया, कुछ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो कि कैंसर को फाइट करने में हेल्प करते हैं, या फिर ड्रग्स दिया जा रहा हो पर्सन को थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के लिए, यानी कि टिश्यू या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में जो है इम्यून सिस्टम को पर्सन के सप्रेस किया जाता है, ताकि वो जो भी ऑर्गन दूसरे पर्सन का उस पर्सन को दिया जा रहा है उसको वो रिजेक्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल मान के उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इससे इम्यूनोसप्रेशन जो है वो आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ के केस में भी किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के केस में। ठीक है, इम्यून सप्रेशन जो है वो भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है नॉन स्पेसिफिक इम्यून सप्रेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक इम्यून सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून सप्रेशन के बारे में। तो ये बेसिकली आपका नेचुरल जो केसेस होते हैं इम्यून डिफिशियंसी के, उस केस में आपको ये देखने को मिलता है या तो फिर पर्सन के बॉडी में लिम्फोइड टिश्यूज़ जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हो, मतलब ख़त्म हो रहे हो, या फिर कोई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दिया गया हो किसी पर्सन को, या फिर एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन इंड्यूस किया गया हो पर्सन के बॉडी में, जो कि टी सेल्स को अफेक्ट करता है और उनके नॉर्मल उसके जो टी सेल्स के नॉर्मल फंक्शन होता है उसको वो इनहिबिट कर देता है, या फिर आपके टी सेल डिपेंडेंट एरियाज़ को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है वो ड्रग। तो इस केस में भी इम्यून सप्रेशन जो होता है वो आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यून सप्रेशन। ये बेसिकली एंटीजन या एंटीबॉडी की वजह से इंड्यूस होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि इसे इंड्यूस करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग कॉम्बिनेशन, एग्जांपल हो गया जैसे एजाथायोप्रिन और कॉर्टिसोइड अगर एक साथ दिया जाता है तो उस समय भी इम्यून सप्रेश होता है। और ये मेनली ये ड्रग्स दिए जाते हैं आपको टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के केस में, जहाँ पे जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको वो सप्रेस कर दे, जिससे कि बॉडी के अंदर इजीली टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन हो सके। ठीक है, या फिर कुछ एंडोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से भी इम्यून सप्रेशन होता है। और ये क्या करता है, जो भी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको वो इम्पेयर कर देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको खराब कर देता है। थर्ड है एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स, यानी कैंसर के केसेस में जब साइक्लोफॉस्फामाइड दिया जाता है, या फिर DNA बेस्ड एनालॉग जैसे कि 6-mercaptopurine या फिर उसके डेरिवेटिव, या फिर एंटीबायोटिक जैसे एक्टिनोमाइसिन D, या फिर माइटोटिक पॉइजन जैसे माइटोमाइसिन। तो ये 4 एजेंट्स कैसे आपके काम करते हैं, तो या तो ये क्या करते हैं कि प्रिकर्सर जेल जो फॉर्म हो रहा होता है उसका रिप्रेशन का कॉज कर देते हैं, या तो फिर वो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं, या फिर जो आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है उनका जो प्रोलिफरेट, मतलब वो जो कई बन रहे हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा उसको सप्रेस कर देते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस है उसको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये इम्यून सिस्टम के को सप्रेस करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ह्यूमंस में, क्योंकि OKT3 क्या करता है कि बेसिकली ये CD3 एंटीजन जो होता है टी लिम्फोसाइट्स का उसके अगेंस्ट काम करता है, जो कि यूज़ किया और ये OKT3 जो है यूज़ किया जाता है आपका रीनल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, CD3 एंटीजन्स जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस केस में OKT3 क्या करता है कि इसका ये जो स्टिमुलेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्ट नहीं होता है और ट्रांसप्लांटेशन ईजी हो जाता है। तो ये था अबाउट आपका इम्यूनोसप्रेसेंट और इम्यूनोस्टिमुलेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।